सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम दोस्तों और राधे राधे सभी को। यार अक्सर हम सुनते हैं कि सीए इंटर ग्रुप 2 में ऑडिट बहुत टफ सब्जेक्ट है, जिसको क्रैक करना मुश्किल है, फिर 55-60 लाना मुश्किल है और यार 80 तो फिर बहुत ही हायर टारगेट हो गया है। लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं अमन से। अमन जो कि विद्योदय के स्टूडेंट रहे और नवंबर 23 में इन्होंने 471 के टोटल के साथ बोथ ग्रुप क्लियर किया और उसमें करिश्मा और है मालिक, वो है सीए इंटर ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 81 मार्क्स लाना। तो आज हम जानेंगे अमन से कि ऐसे उसने ये टारगेट अचीव किया, एक टफ सब्जेक्ट को इजी कैसे बनाया। तो ये पूरा पॉडकास्ट दोस्तों हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम अमन से जानेंगे कि उसने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द क्लास क्या किया। सेकंड हिस्सा रहेगा कि आफ्टर द क्लास जब एग्जाम का गैप मिलता है हमको प्रिपरेशन का, तब इन्होंने क्या किया। और फाइनली यार वो जो आखिरी के 3 आवर हैं, 3 घंटे जिसमें हमको एग्जाम देनी होती है, उसमें अमन की क्या स्ट्रेटेजी थी। तो इन 3 हिस्सों को, 3 पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अमन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार अमन, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस आपको, आपके परिवार को। आपने जो मेहनत की उससे आपको ये मार्क्स मिला, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स एंड फैकल्टीज इन द विद्योदय जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ग्रेट यार अमन। तो सबसे पहले जो हमको समझना चाहिए अमन से मालिक, वो है ड्यूरिंग द बैचेस जब हमारे पास समय कम होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे होते हैं, तो हाउ टू मैनेज दिस सब्जेक्ट। तो अमन अपन ड्यूरिंग द बैचेस क्या सजेस्ट करेंगे? सो सर, जब अपनी बैचेस चल रही होती हैं, तो जब नया नया ऑडिट चालू होता है, अपन को करना क्या होता है, अब जैसे कि आप भी सजेस्ट करते हो और करना भी चाहिए कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं वही घर पे जाके अपन रिपीट करें, रीडिंग लगाएं उसकी, और 2 पेज लिखें। 1-2 पेज अगर क्वेश्चंस लिखेंगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी। ये तो करना ही करना है। ये मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, जो अमन भी बोल रहा है, करना ही है। और जब क्लास में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, या किसी भी विद्योदय से नहीं है तो किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो अपने मॉड्यूल में ही अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से मैंने तो प्रेफर नहीं करा था अलग से नोट्स बनाना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में देने तो इतना टाइम मिलता नहीं है। करेक्ट। तो आप मॉड्यूल में ही छोटे छोटे अपने नोट्स बनाइए, ऐसे आप पढ़िएगा। और अगर आप डेली टाइम फिर भी अगर क्योंकि हम स्टूडेंट्स हम इतना कर भी नहीं पाते, मेरे को पता है, मैंने भी कभी कभी कंसिस्टेंसी थोड़ी है स्टूडेंट लाइफ में, होते रहता है। तो संडे को बैठ जाना, मिनिमम 2 घंटे, जो चैप्टर आपने पूरी वीक में पढ़ा हुआ है, आपकी वो नोट्स तो बने हुए, मिनिमम वो नोट्स तो करना ही करना। डेली कंसिस्टेंसी भले ही नहीं हो पाए, बट वो क्लास में तो ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो वो नोट्स है उसके हिसाब से आपको संडे को रीडिंग लगानी है, और कीवर्ड भी वहीं पे आपको हाईलाइट करने हैं। फिर जो भी डाउट्स आए संडे को, मतलब पढ़ने के बाद में, वो कल ही क्लियर कर लेना इमीडिएट, क्योंकि ऑडिट के डाउट्स फिर एग्जाम के 1 दिन पहले भी याद आते हैं, सर से पूछना भूल गया होता है सर, आखिरी में याद आते हैं। और जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो जितने भी एसेज होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उस चैप्टर में, जैसे एक ऐसे 500 सीरीज का अपना चैप्टर, 500 सीरीज का एक चैप्टर है, तो जितने भी एसेज हैं, ऐसे नंबर्स अलॉन्ग विद देयर नेम्स एंड छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, वहाँ पे डाल लो, ताकि आपको एंड में समझ में आ जाए। ये तो खुद के नोट समझ में नहीं आता आखिरी में, तो वो करोगे चैप्टर, और उसको उस चैप्टर के सामने रख देना, जिससे आपका कनेक्शन बाद में बन जाएगा। स्टार्टिंग में तो यही फॉलो करना है, इतना भी होगा तो बहुत है। और यार अमन, क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि डेली 1 या 2 क्वेश्चन हम ड्यूरिंग द क्लासेस थोड़ा 15-20 मिनट निकाल के लिखें, क्या उससे कोई एडवांटेज होगा? उससे बहुत एडवांटेज है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि ऑडिट में अगर आपको बोला गया है कि एक हमारे टाइम, अभी मेरे को नहीं पता नए सिलेबस में या नहीं, बट फ्रॉड करके एक चैप्टर था जिसमें फ्रॉड्स जो भी मेंशंस होते हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं, तो उन्होंने पूछ लिया, तो आप अगर 3 पॉइंट्स फ्रॉड के लिख के आओगे ना, तो फिर भी वो बात नहीं कि पूरे नंबर देगा वो, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरी प्रेजेंटेशन ऐसे 240 पहले मेंशन करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी पड़ेगी 2 लाइन की। उसके बाद में जब 3 पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट भी जो आपको अच्छे से आते हैं वो ऊपर लिखना है। ओके। कम रिलेवेंट है, मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है उसको नीचे लिखना, और जो अच्छे से आते हैं ऊपर लिखना, तब जाके ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस यही से करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि जैसे जो आंसर फ्रेमिंग है, अगर उसमें 6 पॉइंट्स है, तो हम कम से कम 4 बहुत अच्छे कर ले रहे हैं। हाँ, है ना। एक आपका ये एडवाइस हुआ। दूसरा एडवाइस ये हुआ कि अपन लिस्ट बना लें एसेस की। हाँ, एसेस के लिए तो वो कोटिंग करना ज़रूरी है, एसे का नंबर और नाम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे का नाम, और उसके नीचे ये भी लिखना पड़ेगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इस ऐसे के हिसाब से 2 लाइन के 2 लाइन उस। हाँ, वो इंट्रो डालना पड़ता है, जो आंसर का व्यू क्लियर होता है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि इसको नॉलेज है इस ऐसे का, बाकी वो रिलेवेंट पॉइंट नहीं भी हो तो ताकि वो समझ पाए कि उसको पता है। ओके, हो जाएगा वैसे। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यार 2-3 बातें जो अमन की एडवाइस पे, एक तो आप एसेस की लिस्ट बना लेना, डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर सको तो बेस्ट है। 2 क्वेश्चंस, क्योंकि फिर आफ्टर दी बैचेस आपके पास बहुत ग्रुप प्रिपेयर करने को होते हैं, तो उस समय हमारे पास समय और कम होता है। ड्यूरिंग द बैचेस अगर 1-2 क्वेश्चंस लिख लोगे तो यार उससे राइटिंग प्रैक्टिस होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और टेक्निकल वर्ड्स पकड़ में आ जाएंगे। तो यार अमन, एक बात और कि अब बैच एंड होने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पहले रिवीजन को लेकर, फर्स्ट रिवीजन को लेकर? सो फर्स्ट रिवीजन में मैंने उठाए थे 2 सब्जेक्ट साथ में,
ऑडिट, क्योंकि ऑडिट सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ऑडिट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो ऑडिट लेना, पर ऑडिट के साथ में अकाउंट्स लेना, और फिर आपको जो अकाउंट्स का टाइम देना अपना अकाउंट्स में देना। और अकाउंट्स में ये याद रखना, बैलेंस शीट सॉल्व करना सारी शेड्यूल 3 के हिसाब से, ऐसे उसको छोड़ना मत, वो सॉल्व करना। एंड नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको ऑडिट करना है। ऑडिट में क्या करना होगा कि जो कल पॉइंटर्स बनाए थे 1 घंटा बैठना, जो चैप्टर को 4 घंटे लगे थे अगले दिन बैठ के उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लो। वो जो पॉइंटर्स बनाए थे आपने वो बुक बंद कर लेना, अब से पॉइंटर्स खोलना और पीछे के क्वेश्चंस खोलना, अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उसमें भी जो इनकरेक्ट करेक्ट भी अपने मॉड्यूल की, और वो सॉल्व करना बिना देखे, वो हो जाएंगे। तो मैं समराइज कर रहा हूँ, अमन ने एक तो ये बोला है कि आप जब प्रिपेयर करें फर्स्ट रिवीजन से ऑडिट लेने, 4 घंटे यार एक साथ बोला है, लेकिन अमन से भी बात हो रही थी तो ये था कि आप ब्रेक लेके करें, लगातार 4 घंटे ऑडिट नहीं हो पाएगा। तो सुबह सुबह 1-1.5 घंटा 2 घंटे का एक स्लॉट लिया, फिर शाम को या दोपहर में एक स्लॉट 2 घंटे का लिया। अमन ने एक अच्छी बात बोली कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उसके पॉइंटर्स बना ले। यार अमन, लेकिन मैंने इनको पॉइंटर्स ऑलरेडी चार्ट्स में दिए हुए हैं टाइटल्स के साथ, क्या वो हेल्प कर जाएंगे हैंड रिटन चार्ट्स जो इनको दिए हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यार अमन ने 4 घंटे की स्ट्रेटेजी बोली। यार अमन, एक बात और एज ए स्टूडेंट मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं बैच एंड होने के बाद, तो हमने 4 घंटे रोज पढ़ना तो शुरू किया, लेकिन उसको मैं क्या टारगेट रखूँ, कितने दिन में ख़त्म करना चाहिए ऑडिट, और कितने चैप्टर्स होने चाहिए? सर अगर हम ऑडिट को डिवाइड करें तो 2 चैप्टर्स बहुत स्पेशल है ऑडिट में। एक वो स्पेशल एंटिटीज़ वाला चैप्टर जिसमें होटल्स एंड स्कूल्स आता है, वो बहुत अलग चैप्टर, और एक फाइनेंशियल आइटम्स वाला चैप्टर जो को बुक से पढ़ ही नहीं सकते, बहुत वास्ट चैप्टर है और उसको बुक से पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो उन 2 चैप्टर्स को अगर अलग रखें तो अभी 11 चैप्टर से 2 माइनस करें तो अपने बच रहे 9। तो 9 चैप्टर्स आपके मिनिमम ग्रेस भी मान लें, ग्रेस दे देते तो 11 दिन के अंदर हो जाने चाहिए ये चैप्टर्स। जो मेरी अभी स्ट्रैटेजी बनी 4 घंटे और अगले दिन उठ के पॉइंटर्स के हिसाब से, ये हो जाने चाहिए। उसके बाद में अब ये जो 2 चैप्टर्स बचे, इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है। जो अपना फाइनेंशियल वो स्पेशल एंटिटीज़ वाला चैप्टर है, उसमें क्या करना है, अपनी मॉड्यूल या जो भी सर के नोट्स है वो आप रेफर करना, और हर सारे के सारे ऑडिट, हर एंटिटीज़ के कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कुछ इन्वेंट्रीज का ऑडिट, इन्वेस्टमेंट का ऑडिट, रिसीट्स का ऑडिट, ये सारे के सारे सब में कॉमन मिलेंगे सर, आपको कॉमन मिलेंगे। ये कॉमन लिख लेना, मिनिमम 4-5 पॉइंट मिल ही जाएंगे आपको, वैसे ज़्यादा मिलते हैं बट इतना भी मिल जाएंगे तो बहुत है। और उसके बाद में बैठना, जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल के आप सबसे रिलेवेंट पॉइंट की ये पॉइंट स्कूल के अलावा कहीं आ ही नहीं सकता। फीस से रिलेटेड हो गया, हॉस्टल से रिलेटेड हो गया, और टीचर्स के इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो गया, ये जो पॉइंट्स है ये टू द स्पेसिफिक सिर्फ स्कूल में आते हैं सर, ये कहीं आ ही नहीं सकते हो, कहीं आ ही नहीं सकते। तो जब एग्जामिनर देखेगा, जब क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आता है तो 2 पॉइंट आप रिलेवेंट टू मैक्स रिलेवेंट एग्जैक्ट कीवर्ड के साथ लिखना, और उसके नीचे आप जो अपने कॉमन पॉइंटर्स है वो डाल देना 3 पॉइंट, तो आपका काम फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये चैप्टर की स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगी। और जो आपका फाइनेंशियल आइटम्स है ये रिलेट करेगा, मैंने क्यों बोला था अकाउंट साथ में करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि शेड्यूल 3 आपको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट साथ में बनानी है, मतलब उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। वो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आपको क्लियर है तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर है कि पीपी के अंदर क्या आता है, करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, तो आपका ऑडिट करना और ईजी हो जाएगा। आपको सिर्फ मतलब समझना है कि उसका मतलब क्या होता है, और आपके जो असर्शंस है असर्शंस का मतलब क्लियर होना है। इट मीन्स कि वो जो चैप्टर है उसमें जैसे AS10 भी लग जाता है, AS26 भी लग जाता है, तो अगर वो AS ही हो गया तो बहुत सारे टॉपिक्स तो उससे ही खत्म हो जाएंगे। कहना है बहुत इजीली वो चैप्टर हो जाएगा। अब एक चीज़ ये हो गई कि सपोज़ मेरा 6-7 चैप्टर्स बहुत अच्छा हो गया, इसके बाद ये 2 चैप्टर की स्ट्रेटेजी हो गई, फिर फर्स्ट रिवीजन के समय ऑडिट पे कितना टाइम दिया? फर्स्ट रिवीजन 15 डेज में खत्म हो गया था मेरा, और हो जाना चाहिए ग्रेस के साथ, क्योंकि इसमें 2-3 दिन तो ग्रेस है कभी, क्योंकि बच्चे 2-3 दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक भी हो जाती है, मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है। तो और अपनी अगर किसी को अपनी स्ट्रैटेजीज भी ऐड करनी हो तो 15 दिन के अंदर तो मैक्स टू मैक्स अकाउंट्स प्लस ऑडिट दोनों हो जाएगा। ओके, बैच एंड होने के बाद? हाँ, बैच एंड होने के जज्बा। और उसमें और अभी तो 4 आवर्स है तो और एक सब्जेक्ट ऐड ऑन किया जा सकता? हाँ वो तो क्योंकि हाँ पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बार जैसे ये ऑडिट पहली बार हो गया, अब और अभी तो टाइम बचा है 2nd और 3rd रिवीजन का, तो 2nd रिवीजन में कितना टाइम देना है, कैसे करना है, मतलब कितना टाइम के साथ इंपॉर्टेंट है। अब रिवाइज कैसे करना है, एक बार का तो मैंने सब कर लिया, फर्स्ट टाइम मेरा हो गया, अब 2nd टाइम कैसे होगा? सेकेंड टाइम आप जो भी अपने हिसाब से 2 चैप्टर्स उठाने वाले हो, ऑडिट और अकाउंट्स हो गया, उसके बाद जो भी आपको 2 चैप्टर्स जो भी आपको लेना है वो लेना। अब यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि मिनिमम 10 आवर्स, अब आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे 2 आवर्स, वो एक्सटेंड करना। वो जो 2 आवर्स है उसमें जो ऑडिट के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट हो गया सर, एक वो एसेस वाला चैप्टर, इसमें ऐसे की सीरीज होती है जिसमें 500 ऐसे 500 हो गया। और ये जो चैप्टर्स हैं कुछ चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये हर बार आते हैं। ये एंटिटीज़ वाला चैप्टर, स्पेशल एंटिटीज़ मैंने बताया, फाइनेंशियल आइटम्स वाला, ये हर बार आते हैं। तो क्या करना, रोज 1.5 घंटे से 2 घंटे देना, और 10-15 दिन में जितना भी टाइम लेना, क्योंकि ये तो अपन एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं अपने जो 10 घंटे हैं, तो ये अपना ग्रेस एक तरह से, ये अपना फ़ायदा है प्रॉफिट जैसा। तो ये अपन जितना भी हो जाए 10-15 दिन में अपने ये जो 6 चैप्टर्स है परफेक्ट हो जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन है
मैं इसका आंसर लिख के आऊँगा, 4 में से 3 नंबर तो मिनिमम लेके आऊँगा। इट मीन्स कि दोस्तों ऑडिट का रिवीजन एक बार हो जाने के बाद कंटिन्यू करना है डेली 1 से 1.5 घंटा। उसके लिए अमन का सजेशन है कि आपको एक्स्ट्रा आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन रिवीजन नहीं छोड़ना है। और उसमें भी 60% पार्ट जो हमने अभी वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था, 60% पार्ट पर अगर कमांड हो गया हमारा 60 मार्क्स और 60% पार्ट, तो वैसे ही हमको मार्क्स और MCQs के बेनिफिशियल मार्क्स जो हैं MCQs के, वो भी हमको मिलने लगेंगे। तो 60% पार्ट पे अपना कंट्रोल अगले 10-15 दिन में फिर से रिवीजन में आना चाहिए। हाँ, तो सर ये 15 दिन के बाद जब बच्चे देखेंगे तो उनके जो 6 चैप्टर्स है परफेक्ट खत्म हो जाएंगे कि ये चैप्टर्स मेरे हैं, इनमें कोई सा भी आप क्वेश्चन पूछो तो मैं आंसर कर दूंगा। यहाँ पे ऑडिट का सेकेंड रिवीजन अच्छे से खत्म हो जाएगा। इसके बाद अभी भी टाइम तो रहता ही, अगर फर्स्ट टाइम करा है तो ऑडिट चूँकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लगभग 75 to 80 डेज तक का ग्रेस मिलता है लोगों को बैच के बाद। फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन की स्ट्रेटेजी में हमने 2 घंटे किए। थर्ड रिवीजन में और किन बातों का ध्यान रखना है हम? थर्ड रिवीजन में स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है आपको। थर्ड रिवीजन में अगर अपन ने पहले वाले रिवीजन में 15 दिन लिए थे तो सेम स्ट्रैटेजी से ये रिवीजन 7 दिन में हो जाना चाहिए। और इस बार फोकस मेनली कहाँ करना है, अपन को मॉड्यूल के ही करेक्ट इनकरेक्ट पे देखना है, क्योंकि मैंने जब अटेम्प्ट दिए हैं तो उसमें मैक्सिमम करेक्ट इनकरेक्ट मॉड्यूल के ही बैठ जाते हैं। मॉड्यूल से ही प्रैक्टिस करनी, प्लस इस बार ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है और अपने नोट्स के साथ और एसेज याद हो जाने चाहिए। तो अब तक तो याद हो जाने चाहिए सारे कम से कम। यार ये 2 रिवीजन हो गए। अब जैसा कि अमन ने सजेस्ट किया, आप ICI के मॉड्यूल्स के पीछे के क्वेश्चंस, MCQs, ट्रू फॉल्स, जो बुकलेट ऑलरेडी विद्योदय की तरफ से आपको मिली, उसको ICI की वेबसाइट से जो केस स्टडीज़ हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। यार ये 30 मार्क्स के इनको MCQs हैं, क्या इसमें से एटलीस्ट हम 25-28 का टारगेट कर सकते हैं? आराम से सर, क्योंकि अब अपन ने 3 रिवीजन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से करें। बिल्कुल अपने बेसिक्स भी क्लियर है, बेसिक्स प्लस टेक्निकल वर्ड्स भी अपने क्लियर हो गए। तो 30 में से 25 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और 5 का अपन तो मार्जिन लेके चल रहे, तो 25 तो आराम से आने। बिल्कुल सर। वो तो क्योंकि MCQs कभी कभी अगर आपको पूरा कंटेंट भी पता है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पर इंस्टीट्यूट के पेपर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि आपसे फिर भी नहीं बनते हैं, और वहाँ पे पास होने के लिए भी आपके पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको MCQs ही बहुत मदद करते हैं। तो अगर आप डेली MCQs डाल रहे हो, जैसे कि आपका तो चैनल भी ऑडिट आसान है, उसमें अगर आप जिनको डिफिकल्ट लग रहा है तो वो आसानी से सिर्फ MCQs पढ़ के पास हो जाएंगे। तो MCQs ज़रूरी भी हैं। आपने कंटेंट भी पढ़ा है तो कंटेंट याद रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और एंड में अगर पास नहीं कर पा रहे हो तो MCQs ही माई बाप है, तो वही पास करवा देंगे आप। तब इस बहाने रिवीजन भी होता रहेगा। हाँ, रिवीजन में भी बहुत हेल्पफुल होती है MCQs से। बिल्कुल। तो ये अपना डिसाइड हुआ कि प्रिपरेशन से लेके एग्ज़ाम तक हमको डेली ऑडिट को पढ़ना तो पड़ेगा। क्या बीच में गैप देंगे तो प्रॉब्लम आएगी? बीच में गैप देने के लिए ही तो सर ने MCQs डाले हैं। आप गैप, ऐसा नहीं कि गैप आपकी हो ही नहीं रही है, क्योंकि आप MCQs सॉल्व कर रहे हो तो आपकी चीज़ों में वो चीज़ें रिफ्रेश होती रहती हैं, तो वो आपका कनेक्शन बना ही रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा, नहीं टूटेगा वो। चलिए दोस्तों, तो 2 बातें आपने समझ ली। एक, ड्यूरिंग द बैचेस आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक आंसर्स लिखना, लगातार पढ़ने की कोशिश करना जितना हो सके, वरना संडे रिवीजन टेक्निक जो अमन ने बताई वो हम फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर द बैच से लेके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूटी कैसे रखना है वो अमन ने हमको बताया। अब अपना आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है एग्ज़ाम्स। यार एग्ज़ाम्स के वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना है, क्या पहले ट्राई करना है, सिक्वेंसिंग क्या रखनी है, एक बात जो स्टूडेंट जानना चाहेंगे। दूसरी बात, आंसर बहुत सारा लिखने की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट को लगता है यार बहुत लिखेंगे तो मार्क्स मिले, कि विद स्ट्रिक्ट मैनर में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है। कंटेंट टू द पॉइंट लिखना है, उसने पूछा है तो टू द पॉइंट लिखना है। ज़्यादा ओवर राइटिंग करी वो मार्क्स कटेंगे। टू द पॉइंट आपको अपना ऐसे मेंशन करना है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले उसका ओपनिंग लाइन लिखनी पड़ेगी, अगर उस किसी भी स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है तो उसका ऐसे मेंशन करना। उसके बाद पॉइंट्स लिखना है, जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं। पॉइंट्स तो क्या सब पढ़ते हैं, एग्जैक्ट भी लिख दोगे तो शायद मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट एग्जैक्टली आपको याद होते नहीं है। तो जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद है उनको ऊपर लिखना, उनको अंडरलाइन करना, और जो थोड़े कम याद है उनको नीचे लिख देना, और अंडरलाइन ही मत करना भले, ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। जैसा कि मैं क्लास में सबको बोलता हूँ हमेशा अमन की, 8 पॉइंट्स है तो एटलीस्ट 5 बहुत परफेक्ट कर लो, ताकि ये 5 परफेक्ट चले जाए, फिर हम हमारे मन से 3 पॉइंट और लिख सकते हैं। तो 100% फिर ऐसे में याद करने की भी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, 100% बिल्कुल भी टारगेट ही नहीं रखना, क्योंकि 100% दो मॉड्यूल इतने बड़े वो याद हो ही नहीं सकते किसी को। तो ऑडिट रटने वाली तो बात यूँ भी नहीं, अपन ने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्चुअली ही चल रहे अपन रिविजन में भी अपने, तो आपको खाली 4-5 पॉइंट पर फोकस करना है। टू द पॉइंट 5 पॉइंट लिख दिए, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपके MCQs है ही सही। और कभी कभी कंटेंट भी याद नहीं आता, मेरे साथ भी हुआ था ऑडिट के स्टार्टिंग में, बहुत सारे कंटेंट याद नहीं आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले अटेम्प्ट कर लो, या तो पहले MCQs अटेम्प्ट कर लो, जिससे आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। तो एंड में आपको सारे आंसर अपने आप याद आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई उसमें इशू नहीं आएगा कि मेरे को याद नहीं आएगा, सब आएगा। इसका मतलब वही 60% वापस पहले वो ढूंढ लो जो अपने को। हाँ वही जो अपने परफेक्शन बनाया था, तो वो काम बिल्कुल देगा एंड में। तो यार अमन, ये बहुत बढ़िया बात है कि हम 60% अगर कंट्रोल कर लेंगे पेपर को, तो ओवरऑल हमारा पेपर फाइनली अच्छा जाना चाहिए। अब एट द एंड में 2 बातें समझना चाहूँगा। एक,
क्या बहुत ज़्यादा ही एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को लेके कि ये बहुत थ्योरी है, ये बहुत टफ है, एक तो ये टफनेस सचमुच है कि सिर्फ एनवायरनमेंट में है, क्या मेंटल एटीट्यूड ही ऐसा हो गया, और दूसरा उस मेंटल एटीट्यूड को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सी बात सर, बात बहुत सही है, क्योंकि ऑडिट का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। मैं भी जब स्टार्टिंग में हम ऑडिट पढ़ना चालू करा था, सब यही बोलते हैं ऑडिट बहुत डिफिकल्ट है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट से रटना पड़ेगा, और रटना इम्पॉसिबल है, दो इतनी बुक रटना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और वही बात आती है, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी से आपको हार्डवर्क डालना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा डाली, उस पर ज़्यादा फोकस डाला, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, तो हर चीज़ ईजी हो जाएगी, और बहुत सिंपल है, बहुत ईजी लगेगा, ऑडिट करने में मज़ा आ जाएगा। ग्रेट एफर्ट अमन यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी अपने सारे साथियों के साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा करो और बहुत जल्दी जल्दी सीए बनाओ और हमको मिठाई खिलाओ। थैंक यू अमन। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। बिलीव इन योर सेल्फ, ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होना ही चाहिए। तो कंसिस्टेंसी आपकी कभी कभी ब्रेक होगी, आपकी स्ट्रैटेजीज में कभी कभी होल्स निकलेंगे, तो आप आप टीचर से कनेक्टेड रहिए, आपका अटेम्प्ट बिल्कुल निकलेगा, और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़िकल्ट है, मेहनत लगेगी, चैलेंजिंग भी है, लेकिन जैसा कि हम विद्योदय में भी बोलते हैं, हमेशा हम बोलते हैं ऑडिट बहुत आसान है। मेरे से भी हुआ, मेरे तो हाईएस्ट मार्क्स ही ऑडिट में आए, तो ऑडिट बहुत ईजीली है, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज अमन के साथ बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। ड्यूरिंग द बैच क्या करना है, आफ्टर द बैच क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्या करना है, ये तीनों स्ट्रेटेजीज हमको अमन ने बताई। आप इनको फॉलो करें, कमेंट सेक्शन में इसको फॉलो करके इसके बेनिफिट्स बताएं, ताकि दूसरों को भी इसके बेनिफिट मालूम पड़े। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, योर अटेम्प्ट्स, और ध्यान रखना ऑडिट आसान है,